हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस को। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। तो सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है मनुष्य के मस्तिष्क की? तो वो होती है क्लोरामीटर। ठीक है जी। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, क्लोरामीटर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है कि मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसमें बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होता है? तो कौन सा होता है? तो वो होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। मतलब किसके कारण वो नियंत्रित रहता है रक्त में ग्लूकोज? तो वो है आपका इंसुलिन के कारण वो क्या होती है? तो नियंत्रित में होती है। ठीक है जी। ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण रक्त में नियंत्रित रहती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, नहीं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होता है? तो ऑक्सीजन एक एंजाइम होता है। ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन एक एंजाइम होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो वो आपको उसमें पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है। तो ये तीनों के तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर डी, सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो आप सभी को पता है कि वो मित्र जीवी के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कि गोबर छत्ता मित्र जीवी के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। मतलब जो हमारा है ऑक्सीजन है CO2, वो कितनी परसेंट पाया जाता है? कितना परसेंट? तो वो पाया जाता है 0.03%। ठीक है जी। CO2 कितना पाया जाता है? CO2 तो वो पाया जाता है 0.03%। तो इसका सही उत्तर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य होता है उसके जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका क्लोम। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सॉरी, क्लोम कह रहा हूँ, सॉरी, फेफड़े। मनुष्य कहाँ से सांस लेता है? तो फेफड़ों से सांस लेता है। तो इसका सही उत्तर क्या है अपना? ऑप्शन नंबर ए, फेफड़े। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मतलब वो कौन सी बीमारी है जो हमारे सांस से संबंधित है, जिससे हम सांस लेते हैं उससे संबंधित है? तो इनमें से कौन कौन सा है? तो वो है आपका टीबी और निमोनिया। ठीक है जी। ये दोनों किससे संबंधित है? तो सांसों से संबंधित होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 की है कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मतलब मछलियां जो किस पदार्थ को उत्सर्जित करती हैं? तो वो है अमोनिया। ठीक है जी। अमोनिया क्या करती हैं? तो मछली उत्सर्जित करती हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो वो निकाले जाते हैं वाष्पोत्सर्जन द्वारा। ठीक है जी। वाष्पोत्सर्जन द्वारा क्या किए जाते हैं? तो जितने भी अधिक जल होते हैं पौधों के अंदर वो निकाले जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं पत्तियों को। ठीक है जी। पत्तियां क्या करती है? तो प्रकाश को अपने अंदर समाती हैं, मतलब समेट लेती हैं, संश्लेषित कर लेती हैं। ठीक है जी।
प्रकाश की ऊर्जा को क्या करती है, वो ग्रहण करती हैं पत्तियां। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, प्रकाश संश्लेषण करने वाली अंग इनमें से कौन सी होती है, पत्तियां। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो जो उसके अंदर गैस जो होते हैं उसके आदान प्रदान करने के लिए पौधों में कौन सा कार्य करता है इसमें से, तो वो आपका कार्य करता है रंध्र। ठीक है जी, रंध्र क्या करता है, तो गैसों के आदान प्रदान का कार्य करता है पौधों में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि फेफड़ा का आकार होता है, तो फेफड़ा का आकार कैसा होता है, तो शंक्वाकार होता है, मतलब शंकु के आकार का फेफड़ा होता है। ठीक है जी, शंकु के आकार के क्या होता है, फेफड़े होते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की क्या है, अभिक्रिया, तो वो है उपचयन की अभिक्रिया। ठीक है जी, भोजन का पाचन क्या है, उपचयन की अभिक्रिया होती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, तो इसको किया था बेलिस एंड स्टार्लिंग ने। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कि हार्मोन शब्द का नामकरण किया था बेलिस और स्टार्लिंग ने, ऑप्शन नंबर सी। अब है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर है कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था, तो यह आपके दिया था मेडल ने। ठीक है जी, मेडल ने क्या दिया था, तो पृथक्करण का नियम दिया था। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। टॉप 50 क्वेश्चन को हम लेके आए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन है। ठीक है जी, ये टॉप 50 क्वेश्चन है आपके। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते थे। तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते थे, तो वो है आपके अरस्तु। ठीक है जी, जो अरस्तु थे वो किसके जी, तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ये आपको हुई है ग्रीक भाषा से। ठीक है जी, किस भाषा से, ग्रीक। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक। ग्रीक शब्द से क्या बना है, बोटनी बना है, ग्रीक भाषा से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया क्या है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, रेफ्लेसिया। अब चलते हैं 21 पे। 21 है कि प्राकृतिक गैसों का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। जो प्राकृतिक गैस का जब दहन किया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया करती है रासायनिक, तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, बताइए। तो वो होती है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा है, तो इस परत का रंग, जब हम किसी कॉपर के चूर्ण को गर्म करते हैं तो उसमें क्या बन जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। ठीक है जी, और उस परत का रंग कैसा होता है ये पूछ रहा है, तो उस परत का रंग कैसा होगा, तो ब्लैक। ठीक है जी, ब्लैक मतलब काला, उस परत का रंग काला। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाकर किस अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब जो शाक सब्जियां होती हैं उनको मतलब खत्म कर विघटन कर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है जी, किस प्रकार की अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है
कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका पीएच मान क्या होता है, तो वो होता है 14। ठीक है जी, 14 क्या है, तो सोडियम मतलब हाइड्रोक्साइड का पीएच मान है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि किसी उदासीन विलय का पीएच मान होता है। किसी उदासीन विलय का पीएच मान क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि इसका होता है 7। कोई वस्तु जैसे कोई चीज है जो उदासीन है तो उसका पीएच मान कितना होगा, तो उसका 7 होगा। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 7। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 है कि दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर है। जो दांत के मसूड़े होते हैं वो किस पदार्थ से बने होते हैं जो काफी क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो वो बने होते हैं आपके कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है जी, फॉस्फेट्स, कैल्शियम फॉस्फेट से क्या बने होते हैं, तो दांत के मसूड़े बने होते हैं। ठीक है जी, दांत के मसूड़े किससे बने होते हैं, तो कैल्शियम फॉस्फेट से। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम मतलब तापमान होता है। किसी मनुष्य का सामान्य जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 98 डिग्री। ठीक है जी, 98 डिग्री, ये डिग्री है। ठीक है, डिग्री। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी 98। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो वो होता है चांदी होती है। ठीक है जी, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी और सोना मतलब दोनों ही होते हैं। ठीक है जी, सबसे प्रथम स्थान पे सोना को रखा जाता है। ठीक है जी, तो सबसे अच्छा चालक क्या होता है ऊष्मा का, तो सोना, उसके बाद चांदी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है। तो सबसे ज्यादा ऊष्मा को ग्रहण कौन करता है, तो वो है धारिता, ऊष्मा धारिता, तो वो जल होती है। ठीक है, ऊष्मा धारिता सबसे ज्यादा अधिक किसके पास होती है, तो जल के पास होती है। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी जल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं। जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है जी, जिंक और लेड कॉपर के अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी कि अधिक क्रियाशील होते हैं। अब चलते हैं 31 पे। 31 है कि मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। कहने का मतलब है कि जब कोई चीज मैग्नीशियम की रिबन है कोई है, जब उसको हम जला देते हैं तो उसमें से किस प्रकार की लौ निकलती है। लू मतलब आग। तो किस रंग की होती है, तो वो होती है श्वेत और चमकदार रंग की होती है। ठीक है जी, जब किसी मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो कैसी होती है, तो श्वेत और चमकदार। तो इसका सही उत्तर क्या है, अपना ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वह है एसिड अम्ल। ठीक है जी, एसिड अम्ल पाया जाता है किसमें, तो सिरका में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से कौन सी विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक कौन सी है, तो वो होती है आपका प्लास्टर और पेरिस। प्लास्टर और पेरिस क्या होती है, विजातीय यौगिक होती है, प्लास्टर और पेरिस। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले नंबर पे 34 है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है। तो नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो इसका होता है 2.2। ठीक है जी, नींबू के रस का पीएच मान 2.2। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस प्रकार मतलब किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है। मतलब मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति को मधुमक्खी का डंक लग जाता है तो किस पदार्थ से उसका उपचार करना चाहिए, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, बेकिंग सोडा।
ठीक है जी। उसका उपचार किससे करना चाहिए? बेकिंग सोडा से। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर, कोई ग्रह मतलब किसी ग्रह के चारों ओर क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है, छोटा सा कोई पिंड है, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं उपग्रह। ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, जैसे अपनी पृथ्वी है, ठीक है, और इसके चारों तरफ कौन परिक्रमा करता है? चंद्रमा करता है ना परिक्रमा, तो वो क्या है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो इसको करने वाला कौन था? तो वो थे आपके केपलर। ठीक है जी। केपलर क्या थे? इन्होंने ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था। किसने? तो केपलर ने। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, केपलर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो सूर्य नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून। ठीक है जी। 21 जून को क्या होता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज करने वाले थे आपके कोपरनिक्स ने क्या किया था? तो सौर मंडल की खोज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौर मंडल का जन्मदाता कौन है? तो वो है आपका सूर्य। ठीक है जी। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? मान के चलिए एक ग्रह है और सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर है, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाता है अपसौर। ठीक है जी। उसे क्या कहा जाता है? अपसौर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपसौर। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रह की अपने अक्ष में सूर्य के निकटतम मतलब सबसे पास, और एक बात की थी हमने सबसे दूर, तो निकटतम दूरी को क्या कहा जाता है? जो सबसे पास में है सब सूर्य के, मान के चलिए ये आपका क्या है? सूर्य है, और इसके सबसे पास में कोई ग्रह है और एक सबसे दूर है, तो इसको तो अपसौर कहते हैं, अपसौर। और इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं उपसौर। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उपसौर। इसको क्या कहेंगे? उपसौर, उपसौर। ठीक है जी। दूर वाले को अपसौर कहा जाता है और पास वाले को उपसौर। तो इसमें किसकी बात हो रही है? पास वाले की। तो ये हो, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उपसौर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो ये है 89। ठीक है। अभी तक 89 की खोज की जा चुकी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 89। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो जो पार्थिव ग्रह हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी है 4। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। मान के चलो 2 तारा विस्फोटी होती है ब्रह्मांड में, वो क्या कहलाती है? तो वो आपकी कहलाती है अभिनव तारा। ठीक है जी। तो विस्फोटी तारा होती है उसे क्या कहते हैं? तो अभिनव तारा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अभिनव तारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? तो इनमें से कौन सा एक तारा है? तो आप सभी को पता है कि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। बाकी पृथ्वी, शुक्र और चंद्रमा क्या है? ये ग्रह है और ये उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। सूर्य भी एक ग्रह है, लेकिन यानी सूर्य एक तारा है, शुक्र एक ग्रह है। ठीक है। तो इनमें से एक तारा कौन सा है? तो वो है सूर्य।
अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है कि सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती पर आने में कितने मिनट का समय लेता है, तो वो 8 मिनट का समय लेता है। ठीक है जी, 8 मिनट 13 सेकंड और पॉइंट में 64 कुछ है। ठीक है, तो 8 मिनट 13 सेकंड पॉइंट में कुछ है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। तो सबसे दूर कौन सा है, तो आप सभी को पता है कि सूर्य से सबसे दूर जो है वो है वरुण। ठीक है जी, वरुण क्या है, सूर्य से सबसे दूर। और सबसे पास कौन सा है, तो वो है बुध। ठीक है, तो अभी इसमें दूर की बात है, तो दूर कौन सा है, सबसे दूर है वरुण। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है। तो अभी जस्ट मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया सबसे निकट कौन सा है, तो वो है बुध। ठीक है जी, सबसे निकट बुध है, सबसे दूर वरुण है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 50, कि किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। कलाएं होती हैं किस ग्रह में, तो वो है आपका बुध। बुध में क्या होता है, चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बुध। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों पे शेयर कर दीजिएगा। और डेली जीके जीएस की प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक कुछ इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञानों के क्वेश्चन जो आपके टॉप जीके क्वेश्चन होंगे उनके साथ। ठीक है जी, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ जिसमें कुछ और नए क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद।